अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जनाब हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ हमेशा की तरह कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे। और जनाब आज वीकेंड भी है और वीकेंड अच्छे तरीके से गुजारने की या फिर मनाने की आप लोगों ने पूरी प्लान आउट भी कर लिया होगा, स्केजुलाइज कर लिया होगा कहाँ पर जाना है, किसके साथ जाना है, डाइन आउट करना है या सिर्फ लॉन्ग ड्राइव पर जाना है। और उस तरह जिस तरह का मौसम आजकल हो रहा है इस पे अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाएं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा मज़ा आएगा। खैर अभी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आगाज़ आपको पता है किसी न किसी अच्छी एडवाइस के साथ, अच्छी बात के साथ या कोई ऐसी कहानी हो जिससे हमें कोई ना कोई लाइफ लेसन मिल रहा हो, उससे हम करते हैं। तो जनाब आज ऐसी ही एक कहानी है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों में ना कहीं कुछ लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं जो हर एक को धोखा देने की कोशिश करते हैं या हेर फेर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि हम अपने जो बड़े ही अजीज़ रिश्ते होते हैं ना, हम उनसे भी झूठ बोल देते हैं। मगर आखिरकार हमें पता चलता है कि वो जो बोला गया झूठ था या दिया गया धोखा है वो हमारी तरफ वापस लौट कर आएगा ज़रूर। इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि ईमानदारी ही एक बेहतरीन हिकमत अमली है और सच बोलना ही सबसे बड़ी ताकत इस दुनिया में समझा जाता है। तो एक स्टोरी मैंने अब इसके बाद आपको सुनानी है जिससे आपको पता चल जाएगा इस तमाम तर चीज़ों का क्रक्स के बारे में कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ। एक गांव था जहाँ पर एक किसान रहता था और उसके साथ किसी शहर में रहने वाले एक बेकरी मैन ने मक्खन और ब्रेड की ख़रीदो फरोख्त का मुआहदा कर लिया। जिस तरह यहाँ पर MOU साइन किया जाता है वैसे ही कर लिया। मुआहिदा करते वक्त किसान ने उस बेकरी वाले से बोला था कि मुझे 1 किलो ब्रेड चाहिए और तुम्हें 1 किलो मक्खन चाहिए। तुम मुझे 1 किलो ब्रेड दे दिया करो और मैं तुम्हें 1 किलो मक्खन दे दिया करूँगा। इसके अलावा जितने मेरे पैसे बनेंगे मक्खन के तुम मुझे वो अलहदा से दे देना करना। दोनों के दरमियान ये मुआहिदा हो गया। दोनों ने कहा चलें ठीक है जी, ये मामला तय पा गया। मक्खन और ब्रेड की ये ख़रीदो फरोख्त तकरीबन कई महीने तक जारी रही और एक दिन बेकरी वाले ने कहा किसान को कि तुम मक्खन की मिकदार कम तोलते हो और मुझे पूरा 1 किलो मक्खन नहीं देते हो। तुम थोड़ा थोड़ा करके ना मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहे हो क्योंकि मक्खन इतना महंगा है और तुम अगर ज़रा सा भी मक्खन कम तोलोगे ना तो मुझे अच्छा खासा नुकसान पहुंचेगा। इस पे किसान ने जवाब दिया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो तुम्हें पूरा मक्खन देता हूँ जितनी मुझे ब्रेड मिलती है। तो बेकरी वाले ने उसको कहा कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें अदालत में जाना पड़ेगा। अदालत में जाकर बेकरी वाले ने सारा किस्सा काजी के सामने पेश किया। फिर काजी ने उस किसान से पूछा कि क्या वाकई तुम्हारा नाप तोल ठीक नहीं है? तुम किस चीज़ के ज़रिए अपने मक्खन को तोलते हो या क्या तुम्हारे तराजू में कोई मसला है? तो किसान ने जवाब दिया कि जनाब मेरे पास नाप तोल के लिए कोई जदीद तरीका नहीं है। मैं इस मक्खन की नाप तोल के लिए उनका दिया हुआ 1 किलो ब्रेड ही इस्तेमाल करता हूँ। तराजू की एक जानिब मैं ब्रेड रखता हूँ और दूसरी जानिब मैं मक्खन रखता हूँ और मैं पहले दिन से ही ये अमल करता आ रहा हूँ क्योंकि जितना ये जनाब मुझसे मक्खन ले रहे हैं बिल्कुल उतने ही वज़न में मैं इनसे ब्रेड ले रहा हूँ। और किसान ने इतनी वजाहत दी थी कि जनाब जो काजी था वो सारा मामला समझ गया। वो समझ गया कि किसान की कोई गलती नहीं है इसमें, बल्कि बेकरी वाला उसे ब्रेड कम फ़रोख्त कर रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था ब्रेड की जो मिकदार है, जो क्वांटिटी है वो कम होती जा रही थी। तो इसके बदले में कुदरत ने उसे इस तरह सबक सिखाया उस बेकरी वाले को कि जितनी मिकदार वो ब्रेड की कम रखता था बिल्कुल उतनी ही मिकदार में उसे मक्खन कम तोला जाता था। तो बेकरी वाला अपने किए पर बड़ा शर्मिंदा हुआ और उसके बाद किसान को हमेशा ब्रेड पूरी मिकदार में देने लगा और उसको पूरी मिकदार में मक्खन भी मिलने लगा। तो इससे हमें ये मिलता है कि अगर आप किसी को जाने अनजाने में कहीं पर धोखा दे रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं, गलत बयानी कर रहे होते हैं तो ये चीज़ें ज़रूर आपकी ज़िंदगी में पलट कर वापस आती हैं। कहते हैं ना वाइस वर्सा होता है, जो आप सोसाइटी को देते हैं किसी के साथ करते हैं वही आपके साथ दोबारा होता ज़रूर है। चाहे आप अच्छा कर रहे हैं तो आपके पास अच्छा ही आएगा। अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं तो आपके साथ भी
कुदरती, ये नेचुरल है कि आपके पास वो चीज़ें दोबारा से वापस आएंगी ज़रूर, देर सवेर ज़रूर हो जाती है, लेकिन आपको ये लाइफ लेसन ज़रूर मिलते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो ये छोटी सी एक कहानी थी जिसको आप सबक आमूज़ भी कह सकते हैं, कि इससे हमें एक सबक भी हासिल होता है कि हमने किसी को धोखा नहीं देना है, किसी से गलत बयानी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, जो चीज़ें हम बोल रहे हैं हमने वैसे ही करना है। अगर हम किसी को नाप तोल के कोई चीज़ दे रहे हैं तो उतनी ही दे, ना उससे कम हो ना ही उससे ज़्यादा हो। ये चीज़ें ख़ास करके हमें इनका ख्याल रखना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। ये हमारी ज़िंदगी का समझ लें कि छोटा सारा एक राज है, और अगर इस राज के ऊपर या इस गुड़ के ऊपर हम चलना शुरू कर दें ना, तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। ठीक है जनाब, ये आज का पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है, और अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और कुछ चेहरे की खूबसूरती के हवाले से जनाब हम बात कर लेते हैं। और अगर चेहरे की झुर्रियाँ उम्र के बढ़ने का हिस्सा है ना, और हर इंसान इस अमल से गुज़रता ही ज़रूर है। नौजवानी से जो बुज़ुर्गी का एक फ़ेज़ होता है वो हमारे शामिल होता है, और बड़ा ग्रेसफुली हमें उस एज में जाना चाहिए, उस एज ब्रैकेट में कदम रखना चाहिए। लेकिन आज का जो जदीद दौर है, जहां आपको फ़िट रखने के लिए नित नए इक़दाम और इलाज दरियाफ़्त कर रहा है, इस सब को देखकर हमें फ़ील होता है कि शायद कोई कभी बूढ़ा होगा भी या नहीं होगा। और फिर जब दिल हो, आप जवान हो, तो जनाब उम्र का फिर कोई तकाज़ा ही नहीं है। ताहम अब बहुत से नौजवानों की जो अक्सरियत है उनका ये अलमिया है कि कबल अज़ वक्त चेहरे पर जो रिंकल्स आ जाते हैं, ये उनके हुस्न को और उनकी जो पर्सनालिटी है दोनों को मुतासर कर रहे होते हैं। तो स्किन स्पेशलिस्ट या फिर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ये कहते हैं कि जल्द कम उम्री में चेहरे पर झुर्रियों के नमूदार होने की मुतअद्दिद वजूहात भी हो सकती है। इनमें हमारा लाइफस्टाइल का ख़राब होना है, फिर सबसे बड़ी जनाब ये वजह है कि स्मोकिंग करना, उसके बाद जो जंक फूड का इस्तेमाल करना, हमारा जो एक लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। हम घर की जो खालिस ग़िज़ाएँ हैं वो नहीं खाते हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम लोग फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करते, अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है ना, ये हमारी कह लें कि जो एजिंग प्रोसेस है ना उसको बढ़ाती है, स्लो डाउन नहीं करती है। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं, कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिनको अपना कर हम अपना जो एंटाई एजिंग है उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर महानूर ताहिर, एस्थेटिक्स सर्जन, हमारे साथ मौजूद हैं इन स्टूडियो में। डॉक्टर महानूर, आपको वेलकम कहती हूँ जागुलो हर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम डॉक्टर महानूर ताहिर चौधरी है। मैं नूर स्किन एंड एस्थेटिक की CEO हूँ। अच्छा। और आई एम एन MBBS सर्जन, MBBS डॉक्टर, एंड देन उसके बाद मैंने उसका पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा किया टर्की से इन एस्थेटिक सर्जरी। अच्छा। सो पहले MBBS डॉक्टर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, उसके बाद मैंने सारा परसू किया UAE से और टर्की से एस्थेटिक्स को ही। ठीक है। फिजिशियन पहला सारा पार्ट एंड देन सर्जरी, फिर सर्जरी आ गया। तो आपने वहाँ पे और यहाँ पर क्या डिफरेंस देखा है? जब आप वहाँ पर प्रैक्टिस करके आई, फिर जब पाकिस्तान में आपने आके प्रैक्टिस की, तो डॉक्टर मानूर क्या डिफरेंस क्या देखा है आपने स्टैटिक्स में? सबसे ज़्यादा तो मैंने इकोनॉमी में देखा और ब्रांड्स में देखा। अच्छा। बिकॉज यहाँ पे ऑब्वियसली करेंसी का डिफरेंस है, वहाँ से करेंसी का बहुत फ़र्क है। वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हैं अपने ऊपर। लेकिन अगर ट्रीटमेंट के हवाले से या स्टैटिक्स के हवाले से देखा जाए तो उसमें क्या डिफरेंस आपको लगा? मैं यहाँ आई, मैंने काफ़ी जगहों पे एज मतलब एस्थेटिक पर्सन काम किया, एस्थेटिक सर्जन। आई डिड बोटॉक्स, फिलर्स, बहुत ज़्यादा। बट मैंने देखा कि प्रैक्टिस उतनी फेयर नहीं है। अच्छा। और लोगों का इतना रुझान नहीं है इस तरफ। लोग टैबू समझते हैं या बुरा समझते हैं कि हम अभी छोटी उम्र है, बोटॉक्स ना लगवाएं, फिलर ना लगवाएं, फिलर से हम प्लास्टिक लगेंगे। तो ये रुझान को ही बदलने के लिए मैंने इतनी मेहनत की और अपना सारा सेटअप बनाया। मेरा सेटअप ही सारा स्पेशलाइज्ड है इंजेक्टेबल्स के अंदर। हम करते ही ज़्यादातर फेसलिफ्ट सर्जरीज हैं, नॉन इन्वेजिव, नॉन सर्जिकल फेसलिफ्ट्स कहते हैं इनको। मगर ऑब्वियसली उसमें थोड़े बहुत सर्जरी या टांका वगैरह इन्वॉल्व होता है। बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं यंग लड़कियां स्पेशली जो ये फेयरनेस की क्रीम्स लगाती हैं जिनमें मरकरी होता है, उससे उनकी स्किन बर्न होने के साथ साथ
रिंकली हो जाती है परमानेंट। Okay, तो okay. उसके लिए हमारे लेकिन पास क्या उसका हमें पता चल सकता है कि कौन सी क्रीम हम लगा रहे हैं और उसके क्या ऐसे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं? मतलब बहुत से लोग कहते हैं जी हम लोग क्रीम छोड़ते हैं तो हमें हमारी पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाती है, हमें छाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती है, पैचेस हो जाते हैं ब्लैक ब्लैक या ब्राउन डार्क ब्राउन कलर के। तो क्या ये उसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं कि आपने मरकरी इतनी ज़्यादा मिकदार में यूज़ की है कि अब आपको उसके कॉम्प्लिकेशन सहनी पड़ेगी? अच्छा, आपको बता दूं जिधर बचना है, हाँ। जब स्किन रेड होना शुरू हो जाए। अच्छा, स्किन रेड होना शुरू स्किन रेड होना शुरू हो जाए, लोग समझते हैं हमने ये सारा जो वाइटनिंग क्रीम हाँ, लगाई हाँ, हैं हाँ। उससे हम लाल और सुर्ख हो गए हैं, हाँ। जबकि वो लाल और सुर्ख नहीं आप होते, वो आपको रिएक्शन कर जाती है स्किन अच्छा के ऊपर। सेफ होता है रात को कोई भी वाइटनिंग क्रीम लगाएं, मगर वाइटनिंग क्रीम भी जिसमें ग्लूटाथायोन हो, जिसमें अल्फा ब्यूटेन्स हो, जिसके अंदर इस तरह के अमाइनो एसिड्स हो या ग्लाइकोलिक एसिड हो जो कि आपको फेयरनेस करे। जो ये मर्करी बेस्ड क्रीम्स होती हैं, स्टेरॉइडल बेस्ड क्रीम होती हैं, ये तो आपकी स्किन की ऊपर वाली स्ट्रेटम कॉर्नियम को डैमेज कर देती है, पूरी एक लेयर को, ताकि नीचे से एक रिफ्रेश लेयर आए। बट वो इतनी इंटेंसिफाइड मर्करी होती है, मेटालिक मैटर होता है कि वो सारा बर्न कर देता है आपके फेस को। ओके। हम लोग कोरियन वाली जो ग्लास स्किन है इतनी खूबसूरत, रिंकल लेस और स्पॉटलेस और इतनी खूबसूरत होती है, क्या हम वो अचीव कर सकते हैं? आप अचीव कर सकते हैं अगर आपका कल्चरल ट्रेंड बदल जाए। अच्छा। अगर आपको ये टैबू ना महसूस हो कि हमने एस्थेटिक क्लिनिक जाना है, एस्थेटिक सेंटर जाना है और जाके एक पूरा पैकेज लेना है। अच्छा। हर बंदा कोरिया के अंदर, आई नो सो मेनी डॉक्टर्स एंड पीपल फ्रॉम देयर, मैं उन्हीं की आपको प्रैक्टिस बता रही हूँ कि वो पर विजिट एक पेपर बनाते हैं। अच्छा। कि आपकी स्किन में ये इशू है। फॉर एग्जाम्पल आपके अंडर आई डार्क है, आपके रिंकलिंग हो रही है, आपके फाइन लाइन है, आपकी पिगमेंटेशन है, और फिर वो हर ट्रीटमेंट ऑप्शन आपको बताते हैं। अच्छा। और इस तरह नहीं होता कि एक विजिट के अंदर सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट, उन्होंने मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स एक ही विजिट के अंदर कंपाइल कर देते हैं। वो स्टार्ट करते हैं हाइड्रा से, उसके बाद वो आपकी माइक्रो नीडलिंग करते हैं, उसके ऊपर आपको बोटॉक्स के कुछ सेशंस देते हैं, उसके बाद जहाँ जहाँ आपको फिलर की भी मुख्तलिफ काइंड्स है ना, फिलर का मतलब सिर्फ होंठ वगैरह के लिए, अंडर आई के लिए नहीं है, फिलर आपकी स्किन वॉल्यूमाइजेशन के लिए भी होता है, आपके पोर क्लोज करने के लिए भी। कोलेजन के अब तो बड़े अच्छे करिश्मा या इजाल 40 के ये सारे कोरियन है, ये सब्स्टिट्यूट्स आ रहे हैं फॉर प्रोफाइलो जो कि यूरोपियन है। ओके। वो सब थोड़ा थोड़ा इसको इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद आपको कोई ना कोई लेज़र थेरेपी देते हैं और फिर आपको ये बता देते हैं कि आपने 7 डेज के बाद आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। एंड ये 6 मंथ्स के लिए काफ़ी रूटीन है। उसके बाद वो लोग सन ब्लॉक, राइस वाटर और ये सब कुछ से मेंटेनेंस होती है। इस सब से अमेंडमेंट या चेंज स्किन में नहीं आता है, कभी भी नहीं आता, तो आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। सबसे अच्छा जो मुझे ट्रीटमेंट कोरिया में अब लगता है वो स्टेम सेल थेरेपी है। अच्छा। हम पाकिस्तान में हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल हम करते हैं, हम स्टेम सेल थेरेपी करते हैं। स्टेम सेल थेरेपी की डिफरेंट काइंड है। कुछ थेरेपीज़ हैं जैसे SPF, बहुत एडवांस हैं, उनके केमिकल्स एक्सपेंसिव है, वो यहाँ लोग अफोर्ड नहीं करते। मगर आपको शायद ये बात नहीं पता मुनीबा, ये एक सीक्रेट है कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में जो फैट रखी हुई है, हाँ, उसके अंदर से हम लोग निकाल सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। हम थोड़ा सा फैट लेते हैं या थाई से, लैटरल पार्ट से या एब्डोमेन से। ओके। बिल्कुल लोकल एनेस्थीसिया देके मरीज बातें कर रहा होता है, गुफ्तगू कर रहा होता है, थोड़ा सा आप उनका फैट लें, उसको हम कल्चर उसका डेवलप करते हैं, नैनो फैट का, और उसके बाद इंजेक्ट कर देते हैं। और वो एक थेरेपी आपकी 100 PRP के बराबर है। वाओ, कि आपका अपना फैट ही यूटिलाइज हो रहा है। कुछ लोग जिनके चीक संकन होते हैं, अंडर आई संकन होते हैं, हम उनको नैनो फैट थेरेपी देते हैं। और जो लोग उसमें वॉल्यूम चाहते हैं उनको हम माइक्रो फैट दे देते हैं। तो इसी तरह से आपके फैट ही आपके स्टेम सेल हैं, वो आपको रिजुविनेट कर सकते हैं, आपकी न्यू स्किन बना सकते हैं, न्यू आपकी वेसल्स क्रिएट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हेयर लॉस के लिए हम बहुत ज़्यादा नैनो फैट थेरेपी करना शुरू होते हैं। क्यों? क्योंकि लोग 100 PRP पे नहीं जाना चाहते। लेकिन उसका फिर कब रिजल्ट कब पता चलेगा अगर ये वाली स्टेम सेल्स का देखें? 3 महीने में। 3 महीने में? 3 महीने में। PRP का इफेक्ट 3 हफ्ते में आता है। अच्छा। मुझे फनी लगता है जब लोग कुछ क्वैक्स हैं बैठे हुए, वो 15-15 दिन बाद PRP के सेशन दे रहे होते हैं। अच्छा। PRP प्रोटीन रिच प्लाज्मा का इफेक्ट ही आपको 3 हफ्ते के बाद आता है। अब 3 हफ्ते के बाद अगली थेरेपी ले सकते हैं उसकी। अच्छा, 15 दिन बाद नहीं ले सकते? बिल्कुल भी नहीं।
3 वीक्स में पिछला इफेक्टिव होता है, आप अगला सेशन लेते हैं। Okay. आप और दूसरे लोग कहते हैं जी सेशन लेना क्यों ज़रूरी है? सेशन लेना इसलिए ज़रूरी है कि एक दफ़ा में आप 10 से 15% इम्प्रूवमेंट PRP से अचीव करते हैं। ठीक है, okay. नैनो फैट से आप एक सेशन में 100% अच्छा, उसकी परसेंटेज बढ़ जाती है ना। कंप्लीट एक पैकेज है कि वहाँ आपने हर चीज़ डाल दी। वो PRP ने तो सिर्फ थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बनाना है ना, वो तो स्टेम सेल तो टोटली कुछ ना कुछ एलिवेट कर देता है। तो सेशंस भी ज़रूरी हैं, कंपलसरी नहीं है। ठीक है। PRPs के, माइक्रो नीडलिंग्स के, एस्थेटिक प्रोसीजर के, हर मैं ये मानती हूँ कि अगर आप इफ़ेक्टिव काम कर रहे हैं ना तो आपका एक सेशन का ही इफ़ेक्ट आ जाएगा और लोगों को पता चल जाता है और वो फिर दोबारा से आपके पास आना चाहते ही हैं कि हमारा जो हमने अगर पैसा लगाया है तो उसका वो नज़र भी आ रहा है, उसका आउटकम नज़र आ रहा है, तो हमने दोबारा जाना है उसके पास। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मेरे पास लोग आते हैं, देखिए स्किन के ट्रीटमेंट्स पे आप अगर अपना जो है ना वो मनी लूज नहीं करते ना तो अपनी स्किन लूज कर जाते हैं। हमारे पास लोग आते हैं, वो ये कहते हैं आके जी फलां जगह पे सेल लगी हुई है। कब से डॉक्टरों पे सेल लगना शुरू हो गई है जी? आपके फलां क्लिनिक पे तो आजकल सेल लगी हुई है, आप क्यों नहीं मैडम सेल लगाती? मैं कहती हूँ स्किन पे सेल, सर्विसेज पे भी सेल लगी। सर्विसेज पे सेल नहीं होती, डॉक्टर्स डिस्काउंट दे सकते हैं। डिस्काउंट दे सकते हैं, सेल नहीं लगा सकते। सेल आपको कपड़ों पे मिलेगी, जूतों पे मिलेगी, या आपके जो मेकअप प्रोडक्ट्स है उस पे मिलेगी, आपको सर्विसेज, स्किन केयर या सर्विसेज पे नहीं मिलेगी। जी आप सेल लगा दें। मैं बड़ी अजीब बात है, मैंने कहा आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं थानों की क्वालिटी की तरह अपने बोटॉक्स की क्वालिटी डाउन कर दूं। मैं फिलर हल्की फिर आप जब आप पैसे कम करने को कहते हैं तो उसकी क्वालिटी भी कम हो जाती है। डॉक्टर्स पे मतलब उनको करना पड़ता है क्योंकि आप उतने पैसे नहीं दे रहे होते, फिर वो आपको लो क्वालिटी की चीजें फिर आपके ऊपर यूज करते हैं क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। अगर आप उनको अच्छे पैसे देंगे तो वो अच्छी क्वालिटी आपके ऊपर यूज करेंगे, तो ये होता है। अच्छा, मुझे दूसरा ये बताइए डॉक्टर मानूर, जैसे जिनके आई बैग्स हो जाते हैं, जिस तरह आपने मुझे कहा मेरे भी आई बैग्स आजकल बहुत ज्यादा हुए हैं, नींद पूरी नहीं हो रही है। दूसरा ये कि जिनके आई डार्क सर्कल्स हो जाते हैं आईज के नीचे, उनके लिए क्या रेमेडीज है, क्या वो स्किन केयर यूज कर सकती हैं और उनके लिए इलाज क्या? अच्छा, इसके लिए सबसे अच्छा वही ट्रेटेनॉइन जो मैंने आपको भी पहले टिप दी वो तो आप करें। उसके अलावा ये कि नींद पूरी करें। पहले तो इंसान, असल में ये कैविटी है ना, इधर वाटर लॉस, ये टीयर ट्रफ कैविटी कहते हैं इसको सारा, तो इसमें वाटर लॉस बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आप सो नहीं रहे, अगर आप डिहाइड्रेटेड है, आप स्ट्रेस्ड है, तो आई बैग्स भी उसके बाद आपकी सबक्यूटेनियस लेयर फॉर्म कर जाती है। इसकी नंबर 1 थेरेपी तो है माइक्रो नीडलिंग या PRP। वो परमानेंट सोल्यूशन है। अच्छा, दूसरे पे अगर आप थोड़ी फैट निकालने की पेन सह सकते हैं तो नैनो फैट ग्राफ्ट है। अच्छा, टेम्परेरी सोल्यूशन चाहिए तो टीयर ट्रफ फिलर, अंडर आई फिलर, हाइलुरोनिक एसिड। अच्छा, ठीक है। उसके अलावा आपका अब एक बड़ी मजेदार न्यू चीज आई है, 0.1% न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, कोरियन ही है। अच्छा, ठीक है। तो वो हम इंजेक्ट करते हैं, फिलर नहीं अब करते लोग, अब हम वो इंजेक्ट करते हैं और उससे आपकी अंडर आई ठीक हो जाती है हमेशा के लिए। 0.1% न्यूक्लियोटाइड बहुत लंबी थेरेपी है। फिलर 1 साल के लिए मैक्सिमम, बहुत अच्छी क्वालिटी, रेसिटाइलिन भी डालें। अच्छा, आप तो ठीक है। और PRP 21 दिन बाद 4 से 5 दफा कराएं और जबरदस्त आपका सारा कुछ क्लियर हो जाता है। मतलब आपके अंडर आई जितने भी इश्यूज हैं वो आपके सॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल सॉल्वेबल सॉल्यूशंस हैं। और आप फिर से वो पफीनेस पे हम हाईफू भी कर सकते हैं। हाईफू भी कर सकते हैं, हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो आज हमने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, कुछ जो मिथ्स थी वो भी हमारी आज क्लियर आउट हो गई हैं कि हमने किस तरह अपनी स्किन का ख्याल रखना है, कौन कौन से ट्रीटमेंट्स लेने हैं और कहाँ से लेने हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे साथ डॉक्टर महानूर ताहिर मौजूद। डॉक्टर महानूर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई, एस्थेटिक सर्जन हैं और हमें बहुत अच्छी टिप्स दे के जा रही हैं। ये आपने भी करनी हो, ये मैंने भी करनी है, फिर हम इसका भी फीडबैक एक ज़रूर लेंगे। तो यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, स्किन केयर के हवाले से तो हमने बात कर ली है, लेकिन इस बार तो शदीद सर्दी का मौसम काफ़ी तवील हो चुका है और बहुत से ऐसे लोग घरों में ही महदूद होकर रह गए जो कमर दर्द के, जोड़ों के दर्द के शिकार हैं। क्या आप भी जोड़ों के दर्द से डरते हैं?
जो सर्दी के साथ ही आता है, और क्या जो टेम्परेचर है उसमें कमी से आपके घुटने, आपके जो कूल्हे हैं या टखने वो मामूल से ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, स्टिफनेस होना शुरू हो जाती है उसके अंदर, या जोड़ों के मसाइल सर्दियों में बड़े पैमाने पर होते हैं, जो गंठिया के मरीज़ों के लिए भी डेली की जो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, चलना फिरना, इवन दो कि वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। और दूसरा कि जोड़ों के दर्द के मसाइल से बचने के लिए एक तो बेहतर कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमारी जो तली हुई ग़िज़ाएँ हैं, मीठे मीठे और सुपर हम लोग जिनको फूड कहते हैं, उन्हें खाने से गुरेज करें जिनमें हमारे फास्ट फूड आ जाता है। दूसरा इसके अलावा कि अगर इलाज ना किया जाए तो जोड़ों का जो दर्द है वो आपकी आम सेहत और जो डेली की जो आपकी एक्टिविटीज़ है ना उन्हें भी मुतासर कर देती है, और आप इसकी कंडीशन इसकी वर्स्ट होती जाती है। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि जो लोग जोड़ों के दर्द में या घुटनों के दर्द में या कमर के दर्द में मुब्तला हैं वो इस मौसम में किस तरह बेहतर हो सकते हैं, क्या क्या इलाज मुमकिन है, क्या क्या जो इसकी रेमेडीज़ हैं वो की जा सकती है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब मौजूद हैं, पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब कितनी सर्दी पड़ रही है, और जितनी सर्दी पड़ी है इसमें लोगों की कमर की दर्द, घुटनों की दर्द और जोड़ों की दर्द तो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, क्या इलाज है इसका? पहले तो आपने इंट्रोडक्शन ही बड़ा अच्छा करा दिया, सब कुछ तो आपने बता दिया, मेरे अब तो इसकी छोड़े जो कुछ अंदर वाली की पॉइंट्स है वो आपने बताने। अच्छा पहले अब ये देखते हैं कि दर्द सर्दियों में होती क्यों है? हाँ। पुरानी से पुरानी, सदियों पुरानी दर्द निकल आती है, दर्दें जाग जाती हैं। उसकी दो वजह। पहली चीज़ तो है कि सर्दियों में अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है इंसान के जिस्म के अंदर, अच्छा, कि जो ब्लड की सारी सप्लाई है वाइटल ऑर्गन्स में जाती है, जैसे ब्रेन है, बॉडी के बाकी पार्ट्स हैं, लंग्स हैं या हार्ट है, हाँ या फिर उसके बाद लिवर है जी। जोड़ों को दर्द जो है खून की सप्लाई कम जाती है, अच्छा, जिससे उनके पट्टे खिंचने शुरू हो जाते हैं। ओके। नंबर एक। नंबर दो, जैसे हमारे हर जोड़ के अंदर एक लुब्रिकेशन सिस्टम है, जैसे गाड़ी में मोबिलाइल होता है जी जी, वो होता है कि वो जो लुब्रिकेशन सिस्टम है वो सर्दियों में जमना शुरू हो जाता है। अच्छा। उससे क्या होगा कि जो वो दर्दें जो पुरानी किसी ज़माने में थी, हाँ, वो दोबारा आनी शुरू हो जाएंगी, वो दोबारा आ जाएंगी। जब तक आप उसको मोबिलाइज नहीं करेंगे, उसको चलाएंगे नहीं, उस वक्त तक वो दर्दें जाएंगी नहीं। सो ये दो रीजंस होगी, इसीलिए आप इसको विंटर आर्थराइटिस कहते हैं, और ये सर्दियों में दर्दें होती हैं। अच्छा, अब अगली बात नहीं, तो ये कोई डिजीज ही है, इसको हम डिजीज में ही लेके कंडीशन में होगा? ये सर्दी का एक पैकेज है, सर्दी का एक हिस्सा है कि अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया कंजर्व करने के लिए ताकि हमारे वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड जाए। नंबर दो, जब हम मूव नहीं करेंगे तो वो जो ठंड की वजह से वो जो लुब्रिकेशन सिस्टम है वो जमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसका हल है। हल क्या है? दो हल हैं। पहली बात जो आपने कहा मूवमेंट, जब आप चलते फिरते रहेंगे तो जो आपके जो सिस्टम है सारा वो चलता रहेगा, वो चलते फिरते। सर्दियों में हम करते क्या हैं, एक तो हम बैठ जाते हैं घर के अंदर। नंबर एक, अपने आप को कंजर्व करने के लिए वो जो अब भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल किया जंक फूड का, तली हुई चीज़ों का, वो खानी शुरू कर दी, यानी आपने डंप ज़्यादा कर लिया और उसके बाद आपने उसको इस्तेमाल कोई नहीं किया, और सर्दियों में जो BMR है वो भी लो हो जाता है। सो हर वो चीज़ आ जाती है जो आपका वजन बढ़ाए, आपकी सुस्ती बढ़ाए, आपको आपकी जो जॉइंट्स है वो कम से कम मूव करें। सो दिस इज़ द रीज़न कि वो पेन होती है। और चौथी चीज़ जो सबसे ज़रूरी, जो आजकल के नया हमने ट्रेंड शुरू किया है इन्वर्टर्स का। एक बात याद रखें कि हम सब जो इन्वर्टर यूज़ करते हैं, वो लोग जो हीटर यूज़ करते हैं, ये बेसिकली ड्राई हीट है। अच्छा। यानी ये आपके जिस्म के अंदर से पानी खत्म होता जाता है, क्योंकि आप कभी देखें घर के अंदर कमरे में डिहाइड्रेशन हो जाती है। सो ये पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, जितना पानी इस्तेमाल करेंगे जोड़ों में भी जाएगा और वो डिहाइड्रेशन नहीं होगी, प्लस आपको सांस लेने में मुश्किल और अगर वो उस कमरे में हम लोग वो किसी चीज़ के अंदर पानी भर के रख दे तो वो बेहतर है। वो कर दें या ह्यूमिडिफायर को लगा दें, कम से कम थोड़ा सा पानी रख दें ताकि पानी की कमी महसूस होती रहे। अगर आप 2 घंटे उस इन्वर्टर में बैठे तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। बहुत लोग कहते हैं कि हमें कुछ होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल दिल घबराना शुरू हो जाता है, आपके अंदर से पानी की मिकदार ख़त्म होती जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, और पानी अच्छा लेना चाहिए सर्दियों में। ये बात छोड़ दें कि जी गर्मियों में पानी पीना चाहिए। अगर जोड़ों के दर्दों से, पट्ठों के दर्दों से बचना है तो पानी का इस्तेमाल वैसे भी अगर आपने सेहतमंद रहना है तो पानी का इस्तेमाल तो ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जितना आप गर्मियों में पीते हैं, चले अगर 10 गिलास पीते थे गर्मियों में तो 8 गिलास आप पी ले तो वो भी आपके लिए बड़ा अच्छा है, वरना आपकी वैसे ही पूरी बॉडी ख़राब होना शुरू हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, आपकी स्किन ख़राब, बाल ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए, इलाज इसमें डॉक्टर्स के पास किस टाइम जाना चाहिए? मतलब अब जैसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं जनाब हमारी
वेन के ऊपर वेन चढ़ गई, अकड़ जाती है, वो क्या कंडीशन हो सकती है और उसका इलाज क्या है? ये बेसिकली स्पैज़म है, स्पैज़म, पट्ठों का खिंचाव है। पट्ठों का जैसे खिंचाव। आपने कभी देखा नहीं, प्लेयर्स खेलते खेलते एकदम वो करके वो Exactly, बैठ हाँ, जाते वो बैठ जाते हैं और वो बहुत दर्द वो मसल होती है। स्पैज़म शुरू हो जाती है। यही काम हमारे इधर जिस्म में भी हो सकता है। फिर वही बात, ब्लड सप्लाई पूरी जा नहीं रही, ब्लड सप्लाई सारी हमारी वाइटल ऑर्गन को चलेगी, वो पट्टे ज़रा सा भी उनको डैमेज हुआ तो वो अकड़ जाएंगे और डैमेज भी ज़्यादा होगा। बात फिर वही है, थोड़ी सी मूवमेंट, थोड़ी सी एक्सरसाइज, धूप में जाएं और जो खुराक है वो सादी रखें। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हम आजकल अपने तमाम पेशेंट्स को कहते हैं, अगर थोड़ी सी आप ड्राई फ्रूट्स ले लें, महंगे वाले नहीं, आम जो घर में अवेलेबल हैं, जो एक तो बहुत महंगे वाले, वो जरूरत नहीं है वो लेने तो की। नहीं, बहुत ले महंगे सकते हैं। चिलगोजे तो नहीं खा सकते डॉक्टर साहब अब हम। मूंगफली ले लें। अच्छा, सबसे जो चीज़ जादू वाली चीज़ है वो इंजीर है। इंजीर, हाँ, सिर्फ 2 इंजीरें रोज़ रोज़ की खा खा लें, आपके सारे बहुत सारे विटामिन, जिंक और इन तमाम चीज़ों की कमी पूरी हो जाएगी। ये कोई महंगी भी नहीं है, पठान वाकई? लेके फिरते रहते सारा दिन, हाँ। थोड़ी सी लेके, और ये आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट के आप साथ भी किसी ले टाइम सकते भी हैं, खा लें, किसी टाइम सुबह भी ले खा सकते लें, हैं। दोपहर में जब आपको So, याद आया आप और खा ये तो लें। वो चीज़ है जो जेब में भी डल जा हाँ, सकती है। जेब में डाल के आराम से हाँ, खाते जाए हाँ, आराम से। मेरी भी पॉकेट में पड़ी हुई है हाँ, वैसे, तो मैं इसलिए उधर। ये बड़ी अच्छी बात। So, हाँ, ये मुझे चीज़- याद आ गया, मैंने अच्छा। खाई नहीं अभी सुबह अच्छा, से। फिर अगर दूसरी बात, हमारे घर में हर घर में एक ख़ास मखसूस छोटी सी दवाई वो पड़ी होती है, वो कौन सी? चाहे वो पैनाडॉल है, चाहे वो पैरासीटामोल है, वो सारे खाते रहते हैं। जब आपको ये महसूस हो कि मैंने दवाई भी खा ली, मैंने रेस्ट भी कर लिया, भी नहीं हो लेकिन रहा। फिर भी मेरी दर्दें ठीक नहीं हो रही, या स्वेलिंग शुरू हो गई है, उस जोड़ में सूजना शुरू हो गया है, या मुझे बुखार होना शुरू हो गया है, या मेरी दर्द बढ़नी शुरू हो गई है, एक से दूसरे जोड़ में शुरू हो गई है, दैट इज़ द टाइम आप डॉक्टर को दिखाएं, इससे पहले कि मामला ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो दूसरा डॉक्टर साहब, अगर खुदा ना खास्ता किसी का इस मौसम में एक्सीडेंट हो जाता है, हल्का फुल्का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी जोड़ में कोई चोट लग जाती है, तो वो उस जोड़ का किस तरह ख्याल रखे? एक तो दर्द भी है, दूसरा अगर स्टिचेस भी लगे हैं, अगर स्टिचेस इन केस नहीं लगे हैं, सिर्फ दब आई है या जोड़ हिल गया, तो वो क्या करे उस हवाले से? रेस्ट, और उस रेस्ट करने के साथ साथ उसकी मूवमेंट कम रखें, और ताकि उसको जो है ज़्यादा चोट बढ़े ना। अच्छा, अब हमारे पास 2 लोग सवाल पूछते हैं कि जनाब हम गरम टकोर कब करें और ठंडी टकोर कब करें, कब हम इसको कोई वार्म रखें, कब इसको हम कोल्ड करें। तो मैं सिर्फ ये एक आपके तवज्जो से छोटी सी एक मैसेज ये देना चाहता हूँ, अगर आप किसी जोड़ में स्वेलिंग महसूस हो रही है, तो लग रहा है कि ये सूज रहा है, तो उसको कभी गर्मी वाली कोई चीज़ ना दें, कोई गर्म टकोर ना करें, गर्म पानी की बोतल ना रखें, बिल्कुल वो बढ़ जाएगी, दैट इज द टाइम जब आपने उसको कोई बर्फ लेके उसको किसी शॉपर में डालें, उसको ऊपर कपड़ा लपेटें और उसको उसके ऊपर, और वो ठंडी टकोर करे, उससे स्वेलिंग कम हो जाएगी। ये टिप याद रखें। इसी तरह जब कोई पट्टा खिंच गया, खिंचाव शुरू हो गया, जैसे अभी आपने पहले जिक्र किया था, दैट इज द टाइम जब आपने वार्मर इस्तेमाल करना है। अच्छा, तब वार्मर इस्तेमाल करना है। लेकिन किसी किस्म की जब सोजिश है, उसमें गर्म कोई चीज़ नहीं देनी, उसमें वो ना सिर्फ दर्द बढ़ जाएगी बल्कि सोजिश भी बढ़ जाएगी, और हो सकता है कि वो स्वेलिंग भी बढ़ जाए। सो ज़रूर चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन हमें पता हो कौन सी चीज़ कब इस्तेमाल करनी है। हमारे पास अवेलेबिलिटी हर चीज़ की होती है, लेकिन हमें उसका यूजेज नहीं पता होता, कब करना है कब नहीं करना, और उसी की वजह से हम लोग अपनी कंडीशन को मज़ीद बिगाड़ देते हैं सही करने के बजाय। तो इसलिए अच्छा, दूसरा ये जो जोड़ों के दर्द में मुब्तला होते हैं, एक तो डाइटरी हैबिट्स उन्होंने ठीक रखनी है, दूसरा क्या दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल उनके लिए अच्छा है जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द से छुटकारा अगर उन्हें लेना है? तो बिल्कुल बेहतरीन है, जो चीज़ अल्लाह ने बनाई है, जो चीज़ ऑर्गेनिक है, जो चीज़ अवेलेबल है, चाहे वो दूध है, चाहे वो दही है, या इससे बनी हुई कोई चीज़ है, ये बिल्कुल फ़ायदेमंद है। कमर के दर्द के लिए जो हमारे पास पेशेंट आज की अक्सरियत आती है, उनको हम ये कहते हैं कि एक अपना पोस्चर ठीक रखें, खासतौर पे वो लोग, एक टिप, सिर्फ एक टिप जो हर दफ़ा बताता हूँ, सिट विद योर बैक स्ट्रेट, कमर सीधी होगी, हाँ, दर्द नहीं होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि वो लोग जो जिम जाते हैं आजकल, वो बेशुमार वो लोग हैं मेरे पास आते हैं जो डिस्क स्लिप के साथ आते हैं, उनका हम ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे वो 10 मिनट का ट्रीटमेंट है और उसमें आधे घंटे का रेस्ट है, फिर आप घर जा सकते हैं। लेकिन उससे बचने के लिए ये ज़रूरी है कि आप जब एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, तो वार्म अप ज़रूर करें।
जाते साथ ही वजन ना उठा लें, जाते सारी अपने आप को एंगेज ना करने के मैंने आज जाते सारी 40 किलो या 50 किलो का वजन उठा लिया है, या मैंने जाते सारी फास्ट रनिंग शुरू कर दी है ट्रेडमिल के ऊपर, उसके बाद आप एकदम तो कर लेंगे, दोबारा नहीं जा सकेंगे फिर आप। लेकिन क्या करें ना डॉक्टर साहब, डॉक्टर कहते हैं जी जिम ना जाएं, जो फिटनेस एक्सपर्ट आते हैं वो कहते हैं जी जिम आए अगर आपने सेहतमंद रहना है, और अगर जिम नहीं जाएंगे तो आप जी अच्छे नहीं रहेंगे, हेल्दी नहीं रहेंगे, डॉक्टर्स कहते हैं कि आप इंजर्ड हो जाएंगे, आपके जोड़ खत्म हो जाएंगे, तो क्या करें फिर हम आम बंदा कहाँ जाए, किस साइड पे जाए? देखें, फिर जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, ज़रूर जिम जाएं, अच्छा, लेकिन उस जिम जाने का तरीका है, आप पहले अपने आप को ये देखें कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, एक वो बंदा जो 6 महीने या 2 साल से या 4 साल से जिम जा रहा है, उसकी कैपेसिटी और है, जो मैंने आज जाना शुरू किया है मेरी कैपेसिटी और है, उसके लिए आपको जिम एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए। नंबर 2, ये जो वार्म अप और वार्म डाउन वाली चीज़ें हैं, ये ज़रूर इसके हिसाब से देखें, अपने आप को देखते रहें। जिम जाने में तो कोई हर्ज नहीं है, सिर्फ जिम प्रॉपर जाना है और ये आपको पता हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता, उसके मुताबिक आप ग्रेजुअली अपनी स्टेमिना इंप्रूव करेंगे तो बहुत फ़ायदा है जिम जाने का। क्यों नहीं जाना चाहिए, अपने आप बॉडी फिटनेस के लिए कुछ भी करें, दैट इज़ ओके। लेकिन जिम जाते हुए फ़ौरन से जाके आप लोग एक्सरसाइज करना ना शुरू कर दें, वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मसल इंजरी हो जाती है। हाँ। और फिर इंजरी वो आसानी से ठीक भी नहीं होती, तो बाद में किसी को डिस्क स्लिप कर जाएगी, किसी का कोई जोड़ निकल जाएगा, किसी को मसल या कोई लिगामेंट इंजर हो जाएगी, फिर वो बात लंबी चली जाती है। और उसके बाद एक मेरा मशवरा उनको ज़रूर है कि हमारे जिम के जितने एक्सपर्ट्स हैं उनमें से अक्सरियत वो लोग हैं जो खुद डॉक्टर नहीं हैं, लिहाजा वो जो आपको टीके बताएंगे, जो आपको दवाइयाँ बताएंगे अपने तजर्बे से, वो प्लीज़ वो ना करें, वो आपने नहीं करना। वो कोई स्टेरॉइड हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो आपने किसी अच्छे डॉक्टर से रुजू किए बगैर नहीं खानी है, वो आपको आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो आपने किस तरह अपनी जितने भी दर्दें हैं इन सर्दी में, जो बहुत ठिठुरती हुई सर्दी पड़ रही है, इसमें किस तरह उनको बेहतर करना है, क्या खाना है, क्या पीना है और क्या कंडीशन में क्या करना है, उस पर हमने बात की है। डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हमने बात कर ली है कि हमने इस सर्दी में किस तरह एक तो अपने जोड़ों का ख्याल रखना है, दूसरा हमने किस तरह अपनी स्किन का भी ख्याल रखना है, लेकिन हमने अपने वेट का भी ख्याल रखना होता है इसी सर्दी में। हम लोग क्योंकि ये लेयरिंग का सीज़न है, हमने जैकेट्स पहनी होती हैं, हमने कोट्स पहने होते हैं, स्वेटर्स पहने होते हैं, तो जब ये जैसे ही गर्मियाँ आती है ना, सर्दियाँ ख़त्म होती हैं, तो तब हमें पता चलता है कि हमारा वेट कितना गेन हो चुका है, और हमने इस तरह की चीज़ें खाई हैं जिससे हमारा वेट कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा ही है। उसके साथ साथ वेट बढ़ने के साथ साथ जो सबसे बुरी एक चीज़ लगती है ना, जो आपकी पूरी पर्सनालिटी को ख़राब कर देती है, वो होती है जनाब आपकी डबल चिन, जो आपकी नज़र आ रही होती है, जो दो चिन्स आपकी बनी होती है ना, वो सबसे बुरी लग रही होती है। तो आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, किस तरह आप अपना वेट मैनेजमेंट के हवाले से डाइट प्लान ले सकते हैं, क्या खा सकते हैं, और इस विंटर में ख़ुद को किस तरह आपने फिट रखना है, इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मोइना बेग इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं। मोइना, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप बताएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मोइना, डबल चिन के हवाले से सबसे पहले बताइए, वो चाहे औरतों की हो वो चाहे मर्दों की, दोनों की बहुत बुरी लगती है। जिस तरह जो पेट निकला होता है ना, वो भी बहुत बुरा लगता है, और दूसरा डबल चिन भी बहुत बुरी लगती है, आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल डाउन कर देती है। तो क्या करना चाहिए कि हमारी डबल चिन ना निकले? अच्छा, जिस तरह जो भी अनहेल्दी फैट है ना, जिस तरह पेट, आपने देखा होगा हर दूसरे बंदे का आजकल एब्डोमिनल फैट ज्यादा है, डबल चिन ज्यादा है, ये वो है जिन जगहों पे फैट नहीं होना चाहिए और है, इसका मतलब है हम कुछ अनहेल्दी कर रहे हैं। जिस तरह आप अभी कह रही थी कि हमने जोड़ों की, स्किन की भी बात की है, तो वेट मैनेजमेंट जरूरी है, इतना इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, क्योंकि अगर आपकी वेट मैनेजमेंट नहीं है ना, आपके सारे बॉडी के सिस्टम्स खराब हो रहे हैं। बिल्कुल। अब इसके लिए बस वही है कि डाइट में वो चीज़ें जो आपका फ़ैट ना बने, जिस तरह सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं, इतना प्रोसेस हुए होते हैं, वाइट शुगर, बेकरी प्रोडक्ट्स के, वो थोड़ी सी देर में ना फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर वो स्टोरेज के लिए, जिस तरह एब्डोमिनल फैट, चिन,
और फिर हमें साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी, खासतौर पे फेस योगा साथ ऐड करें तो डबल चिन खत्म हो जाती है। अच्छा, तो मतलब कोई ऐसी खाने वाली चीज नहीं जिसकी वजह से हमारी डबल चिन खत्म हो जाए? अच्छा हाँ, ये शॉर्टकट काफी लोग पूछते हैं कि हाँ, कहते हैं योगा नहीं किया जाता, एक्सरसाइज नहीं की जाए, कोई खाने कोई वाली एक चीज चीज़ बताए कि बताएं। हमारी डबल चिन या हमारा एब्डोमिनल जो पेट वाला हिस्सा होता है वो खत्म हो कोई जाए। एक चीज ऐसा नहीं करेगी, लेकिन जब हम ओवरऑल डाइटरी चेंजेस कर लेंगे ना तो फिर अनहेल्दी जो फैट जमा हुआ है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, लेकिन इसके लिए हमें अपनी पूरी लाइफ ही चेंज की, बिकॉज एक टोटके से ऐसा नहीं होगा कि कम हो। हाँ, अच्छा। जिस तरह हम कई दफा कहते हैं ना कि वो पेशेंट आते हैं मैंने ये वाला टोटका किया मेरा वेट फिर भी कम नहीं हुआ, वो आपको थोड़ी सी चेंजेस ओवरऑल डाइट में करनी ही पड़ती हैं। अच्छा। इतनी मुश्किल नहीं है, जब आप करना शुरू कर देते हैं ना, देखिए कुछ देर बाद तो हमारा माइंड वैसे ही उसे हैबिट समझने लग जाता है। जब हम एक हैबिट काफ़ी देर प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे पहले अनहेल्दी चीज़ों को छोड़ें। अभी सर्दियों में हमने फ्राइड प्रोडक्ट्स और क्रीमी कॉफ़ीज और सारा कुछ फुल एंजॉय लोगों ने किया। हालांकि सर्दियों में ऐसी चीज़ें हैं जो आपका वेट रिडक्शन की तरफ लेके जा सकते हैं। इस तरह अगर आप कॉफ़ी को यूज़ करते हैं, ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं, शुगर क्रीम ये चीज़ें कम ऐड करते हैं, तो वो बहुत आपका मेटाबॉलिज्म तेज कर देती है। वो सर्दियों में बड़ी अच्छी भी लगती है, क्योंकि गर्मी हमारे जिस तरह से गर्मियों में नहीं पी जाती, उस तरह से नहीं पी जाती कुछ लोगों से। फिर फिश इतनी लो कैलोरिक है, प्रोटीन रिच है, उसमें ओमेगा 3 भी है। अगर उसको ग्रिल या इस तरह की फॉर्म में, स्टीम फॉर्म में लेते हैं, या बेक कर लिया जाए, कर लें, एयर फ्राई में कर लें, वो बहुत अच्छी रह सकती है। लेकिन अगर उसके ऊपर जो कोटिंग बेसन की लगा के और वो Deep मिर्ची fry ऊपर डाल के और क्या मजे की वो बना के जो खाते हैं वो ना खाएं फिर हम ना जिंदगी से निकाल दें हर चीज हम बस। नहीं नहीं, बिल्कुल ना पत्तों पे आ जाए, सैलेड पे आ जाए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको पता है इतनी कम, असल में लोगों को लगता है डाइट इतनी टफ और उनको तो यही लगता है हमें पत्ते खाने पड़ेंगे, हमें सैलेड खानी पड़ेगी, हम डाइट पे नहीं है। जाएंगे। बस हल्की सी वेरिएशन है कि आपने वो डीप फ्राइड की बजाय आपने कोई स्टीम, बेक, ग्रिल कोई ऐसी ऑप्शन लेनी है, वो ज्यादा अच्छी लगने लग जाती है। हमारा टेस्ट डेवलप वही ना, टेस्ट बड्स आपके डेवलप हो जाते हैं, फिर आपको वही चीज जो बुरी लग रही होती है वो अच्छी लगने लग जाती है। खासतौर पे जब उसका बॉडी पे इफेक्ट नजर आता है ना, फिर आपकी मोटिवेशन से आपको वो चीजें अच्छी लगती है। फिर कहते हैं अच्छा चलो यार कोई नहीं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, खैर है। अच्छा, ये तो हम बात करें कि किस तरह हमने कम करनी है, लेकिन हम अगर एक पूरा सुबह से लेकर रात तक का एक पूरा प्लान बनाए कि अगर हमने वेट मैनेज करना है या वेट अगर कम भी करना है मोइना, तो किस तरह करना है? क्योंकि जिस तरह मैंने बात की, ये लेयरिंग सीजन है, हमने लेयर अप किया होता है हर चीज, जैकेट्स, कोट, स्वेटर्स पहने होते हैं, लेकिन जैसे ही सर्दियां खत्म होंगी ना तब हमें पता चलेगा कि भाई हमने कहाँ पे जो है ना वो फैट जो है वो इकट्ठा डिपॉजिट कर लिया हुआ है। अब इसको कम करना सबसे बड़ी मुश्किल मरहला है। देखिए हमारे इवेंट्स भी इसी मौसम में आते हैं, शादियां भी अटेंड करनी है, कोई इंटरटेनमेंट वाले प्लान्स भी हमने इसमें रखे होते हैं। हाँ, तो ये है कि छोटी छोटी हैबिट्स अगर आप प्रैक्टिस करने लग जाएं, जैसे हम कहते हैं पोर्शन कंट्रोल अगर आप करने लग जाएं। अब पोर्शन कंट्रोल में भी ना लोग ये समझते हैं कि बस पोर्शन छोटा करना है, ऐसे नहीं है। वो तो आपको इरिटेट कर सकता है ना, आपकी एपिटाइट ज़्यादा की है, आप थोड़ा खा रहे हैं बस। पोर्शन कंट्रोल में ये होता है कि आप सारे फूड ग्रुप्स का थोड़ा थोड़ा पार्ट लेते हैं। जैसे आप इवन रोटी सालन भी खा रहे हैं तो आपने थोड़ी सी ग्रेवी ली, थोड़ी सी रोटी ली, सैलड का ज़्यादा पोर्शन ले लिया, योगर्ट ऐड कर लिया। जब सारे फूड कॉम्पोनेंट्स होते हैं ना, तो आपसे उस कम खाया जाता है, फाइबर ऐड हो जाता है ज़्यादा और कैलोरीज कम हो जाती हैं। तो जिस तरह आपने इवेंट्स अटेंड करने हैं, आपने शादी अटेंड करनी, थोड़ा सा अगर आप पोर्शन कंट्रोल पे फोकस करने लग जाएं, थोड़ी सी ऐसी चीज़ें जो अननेसेसरी जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स निकाल दें, कोशिश करके निकाल दें। हाँ, ये वो चीज़ें जो हम फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स आज से मना। इतनी शुगर आप हम उसमें ले लेते हैं कि वो बाकियों की फिर जगह ही नहीं बचती डाइट में। फिर आप रिफाइंड चीज़ें कम से कम लें तो आपकी बचत है, क्योंकि वो इतनी प्रोसेस चीज़ें जो होती हैं ना, उनकी कोई एक तो उसमें से फाइबर सारा निकल गया होता है, फिर उसमें से ये होता है कि वो सिर्फ आपकी सिंपल कैलोरीज हैं और वो स्टोर होनी है फैट की फॉर्म में। ठीक है, मतलब इसका अगर एतदाल में रह के अगर इसका भी इस्तेमाल करेंगे तो फिर फ़ायदा देगा, वरना ये नुकसान भी आपको पहुंचा सकता है, आपकी सेहत जो है वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ भी जा सकती है। तो इसलिए किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें तो बैलेंस तरीके से करें। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो इसलिए कहा गया है, किसी ने बड़ा अच्छा चुन के ये चीज़ें बोली भी है कि वाकई आगे जाके यही चीज़ें होनी थी। अच्छा, दूसरा जो इस मौसम में जो लोग डाइट कर रहे हैं, जो क्रैश डाइट पे हैं, जो सिर्फ एक ही चीज़ पे हैं, कुछ लोग खिचड़ी पे चले जाते हैं, जी हमने सिर्फ खिचड़ी खानी है, कुछ लोग एग डाइट पे चले जाते हैं, कुछ लोग
इस मौसम में उनको फ़ायदा होता है विंटर्स में डाइट करने का कि नहीं? किसी भी मौसम में फ़ायदा नहीं है क्रैश डाइट का। अच्छा। बल्कि आपकी बॉडी इतनी वीक हो जाती है इस तरह की डाइट करने से कि आपको वैसे मौसम भी एक्सट्रीम लग रहा होता है, मतलब आपकी एक्टिविटी भी उससे हिंडर होती है। आप देखिए सारे फूड्स का कोई ना कोई फंक्शन है। बिल्कुल। तो जिस तरह प्रोटीन ने आपकी ये मसल वेयर एंड टीयर करनी है, कार्बोहाइड्रेट ने आपको एनर्जी देनी है, फैट के अपने, वो जब आप बिल्कुल एक ग्रुप पे चले जाते हैं ना, आपको मसले आना शुरू हो जाते हैं। क्रैश डाइट तो किसी सीजन में नहीं करनी चाहिए। ओके। डाइट प्लान पे शिफ्ट हो जाए। अच्छा। हाँ, ये आप से तो ज़्यादा हमें ये मसला है कि लोग वेट बढ़ा के आ जाते हैं। हाँ। कहते हैं अब हमें कोई ऐसी डाइट दें कि 1 महीने में हमारा वजन कम हो जाए। लेकिन सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा इसके ऊपर हाइप दी हुई है ना कि भाई आपका 1 हफ्ते में इतने किलो वजन कम हो जाएगा, 15 दिन में आप 10 किलो वजन कम कर लेंगे। अननेचुरल तो ये उन्होंने इतनी हाइप दे दी कि लोग इसको वाकई जो सच मानना शुरू हो गया, वो कहते हैं वाकई ऐसा हो जाएगा। और अपनी बॉडी के साथ वो इसलिए बुरा करते हैं कि वो जो भी आप कर रहे हैं, किसी भी फेज में है, कोई ग्रोथ के फेज में है, कोई बच्चा इस तरह से कर लेता है, उसकी आप देखें जो भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, उसकी कमी से चीज़ें होने लग जाती हैं। वुमेन में ऐसे देखें आयरन की कमी होने लग गई, हम अपनी बोन्स के साथ बुरा हाल कर लेते हैं कि डेयरी निकाल दी, दूध नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना, कमी हो जाती है। तो इस तरह का हेयर लॉस होता है, स्किन लॉस होता है। वो पेशेंट ये तब नहीं सोचता कि मुझे सिर्फ वेट नहीं कम करना, मुझे तो अपनी हेल्थ बेहतर करनी है ओवरऑल। उसके लिए कभी भी क्रैश डाइट अच्छी नहीं है। अच्छा, और फिर ये हाइप आपने सही कहा, ये बड़ा मसला आ रहा है। और ख़ास तौर पे जो लोग प्रैक्टिस करें ना, उनका सबसे बड़ा मसला है, सबसे पहले काउंसलिंग करनी पड़ती है कि आपका 1 महीने में 5 से 7 kg कम होगा, इससे ज़्यादा कम नहीं करना, ज़्यादा कम नहीं हो सकता। नहीं, और वो करना भी नहीं है। अच्छा, ठीक है। वरना इसका मतलब है कि आपका मसल मैस जा रहा है, हमने फैट कम करना है। मसल जाएगा तो मजीद आपकी बॉडी शेप खराब होगी। अच्छा, हाँ, ठीक है। अच्छा, ये 3 तरह के वेट है, एक तो वाटर वेट भी होता है आपका, फिर आपका फैट वेट होता है, देन फिर आपका मसल मैस आता है। तो क्या वाटर वेट को किस तरह कम किया जाता है? क्योंकि ज्यादातर हमें ये लगता है कि हमारी जो स्वेलिंग हुई है ना, वो वाटर वेट ही होती है। कभी हमारा कम हो जाता है, कभी हमारा वेट ज्यादा हो जाता है, तो उसको किस तरह मैनेज किया जा सकता है? इनिशियली हमारा वाटर वेट कम होता है क्योंकि हम डाइट में चेंजेस करते हैं ना, सॉल्ट का मॉडरेट इनटेक करते हैं, अपनी सारी हेल्दी हैबिट्स इंट्रोड्यूस करा रहे हो, तो उससे वाटर वेट कम हो जाता है। तो पेशेंट को एकदम लगता है कि ओ वाओ, मेरा तो फटाफट मेरा तो वेट कम हो गया। हाँ, या जो वो ऐड देखा होता है ना कि हफ्ते में वजन कम करें, वो यही हो रहा होता है। वो फिर ये होता है कि आप जब स्विच करते हैं तो वापस वो वेट आने लगे। फैट लॉस जो होगा ना, वो परमानेंट होगा, इसलिए आपको स्लो एंड स्टेडी करना चाहिए। फिर मसल मैस आपने देखा होगा कि बॉडी शेप खराब हो जाती है, शोल्डर्स और सारे पेट निकला हुआ है, वो सारा ना बिल्कुल भी अनहेल्दी चीज़ें हैं। और वो होती इसी तरह से हैं कि जब आप टारगेट ये करते हैं ना कि मैंने इस महीने में 10-12 kg कम करना है, मैंने स्टारवेशन कर लेनी है, मैंने कुछ खाना ही नहीं है, वो फिर आपका ना फैट लॉस नहीं होता। क्योंकि ये तो किताबों में लिखा हुआ है कि फैट लॉस होगा 5 से 7 kg पर वीक। ओके, ठीक पर है। मंथ। पर मंथ, हाँ, ओके। तो इससे ज़्यादा करेंगे तो वो आपकी को नुकसान दे सकता है। वो फिर आपका मसल मास की तरफ जा सकता है, वो फिर आपका फैट नहीं लूज हो रहा होगा। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। अच्छा, दूसरा जिस तरह स्टारवेशन की तरफ आप बात कर रही हैं, वो तो करते ही करते हैं लोग, लेकिन उसके साथ साथ लोग आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि वो एक उन्होंने विंडो रखी हुई है, वो हम इतनी विंडो में खाएंगे, इतनी विंडो में हम लोग स्टार्व करेंगे, रोज़ा रखेंगे, अगर आसान वर्ड में बोल दिया जाए। तो क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छी है वेट लूज करने के हवाले से? इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छी है। वो ये कि लॉन्ग टर्म के लिए यूजुअली नहीं कराते, लेकिन जिस तरह हमारे पास तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास तो रोजे आते हैं। रोजे आते हैं। अदरवाइज इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्ल्ड वाइड बड़ी पॉपुलैरिटी गेन कर रही है कि काफ़ी सारी बीमारियों से बचाती है, आपका वेट कम करती है, और उसकी डिफरेंट तरह की विंडोज होती हैं। लेकिन जहन में फिर भी ये रखना है कि ओपन विंडो में सब कुछ नहीं खा सकते। अच्छा ये मेन मसला है। विंडो क्लोज तो आपने कुछ नहीं खाना, ओपन विंडो हुई तो आपने सब कुछ खाना है, हमारा तो ये। हाँ, तो वो ये है कि अगर आप एक्चुअल में चाहते हैं कि आपकी बॉडी फायदा ले डाइट से, फिर आपको डाइट में वो चेंजेस करनी ही है, जो जिस बाहर के खाना छोड़ना है, फैट कम करना है, प्रोसेस चीज़ें कम लेनी है, शुगर इनटेक कम करना है। अदरवाइज इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छी टेक्निक है और वो फ़ायदा देती है। लेकिन आइडियली कितनी विंडो रखनी चाहिए हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग की? बस ये है कि आपके स्केड्यूल पे डिपेंड करता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो ना पूरी सुबह गुजार लेते हैं और दोपहर में जाके शुरू करते हैं, यानी अपने घंटे वो वाले ना सारी रख। वो ये होता है कि फिर आप ना इरिटेबल, पूरा दिन भी आपने गुजार लिया है, फिर ओपन विंडो में आपको इतनी क्रेविंग हुई हुई है कि आपने सारी अनहेल्दी फूड्स खा ली हैं। तो एक नेचुरल सी चीज़, आप जिस तरह 14-10 रखते हैं लोग कि
जो विंडोज़ होती हैं 14, 10, 16, 8 इस तरह करके डिवाइड हुई होती हैं। तो अगर आप 14 और 10 घंटे वाला हिसाब रखते हैं और सुबह जैसे अपनी 10-11 बजे ओपन कर लेते नाश्ता हैं, कर लिया, हाँ। तो वो ज़्यादा सही रहता है। अगर आप वर्किंग है, ये जो भी आपने घर का काम करना है, बहुत लंबा वक्फा और वो भी डे टाइम के दरमियान रखना कि आपने सुबह भी कुछ नहीं खाया हुआ फिर आप काम करी जा रहे हैं और दोपहर आ वो अनहेल्दी हो सकता है। वो ये हो सकता है ना, फिर अगर आप दोपहर को खाते हैं फिर वो आपका रात तक वो चलता रहता है, तो वो फायदा नहीं है आपको देगा। आप सुबह खा लें, आप रात का जो वक्त है वो उसको थोड़ा सा एक्सीड कर लें, उसको पीछे ले आएं, वो ज्यादा बेहतर है आपके लिए, वो बेनिफिशियल ज्यादा है। दूसरा ये कि टाइमिंग कितनी मैटर करती है, कि खाना हमने कब खाना है, बहुत मैटर करती है। उससे भी वेट लूज आपका कभी हो भी रहा होता है और कभी नहीं भी होता, स्टक किसी वजह से हो जाता है क्योंकि हमने एक टाइमिंग नहीं रखी होती अपने खाने की। क्योंकि बस अब ना ये सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ज़रूरी है। खाली डाइट आपको पूरी तरह फ़ायदा नहीं दे सकती। जिस तरह लोग करते हैं कि चलें मैक्सिमम जितना दिन गुजर जाता है ना कुछ खाए बगैर गुजार लेते हैं, नाश्ता भी नहीं करते, स्नैकिंग भी नहीं करते, वो फिर ये होता है कि दोपहर को या रात को एकदम ना फिर उनका पोर्शन साइज़ भी बड़ा हो जाता है, फिर उन्हें शुगरी चीज़ों की क्रेविंग भी होती है क्योंकि डिहाइड्रेशन या इतना स्टारवेशन से ना आपको क्रेविंग होने लग जाती है मीठी चीज़ों की, क्योंकि आपके ब्रेन को भी एनर्जी चाहिए और सारा कुछ। उससे अच्छा ये होता है कि आप अपने टाइमिंग पे मील लेते रहें, छोटे स्नैक्स भी दरमियान में लेते रहें। आप इतना स्टार भी ना करें कि आपको फिर आपका पोर्शन कंट्रोल भी डिस्टर्ब हो जाए और आपको अनहेल्दी चीज़ों की क्रेविंग होने लग जाए, तो फिर सही रहता है, मैनेज किया जा सकता है फिर। अच्छा, दूसरा जो डायबिटिक लोग हैं, अगर उन्होंने अपना वेट लूज करना है तो उनके लिए आप किस तरह का चार्ट बना के देते हैं? डायबिटिक लोगों का तकरीबन हमारा बड़ा इजी हो जाता है क्योंकि वेट लॉस के लिए भी वही चीज़ें हमने रोकनी होती हैं जो हमें शुगर कंट्रोल के लिए होता है। बस ये है कि उनको भी हम यही कहते हैं कि लंबा वक्फा ना करें, आप 6 मील्स जरूर लें जिसमें 3 मेन मील्स और 3 स्नैक्स। तो वैसे भी हर उसके बाद भूख लग रही होती है कि उनको शुगर कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, तो उनकी 2.5 आवर बाद हम छोटा स्नैक ऐड कर लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट उनको छुड़वाते नहीं है, सही, क्योंकि लो शुगर भी मसला कर सकती है। गुड कार्ब्स भी तो आपको चाहिए ना, गुड फैट्स आपको चाहिए होती है, वो एनर्जी के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आपकी ब्रेन की एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा वो ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मैनेज करके बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सी डाइट किस टाइम पे लेना है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। टाइमिंग का बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ख्याल रखना है। हमारे साथ मोइना बेग मौजूद थी। मोइना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। हम लोग बात कर रहे थे किस तरह हम अपना वेट मैनेज कर सकते हैं थ्रू डाइट। आगे बढ़ते हैं जनाब, क्योंकि वीकेंड है और इस वक्त इन स्टूडियोज़ में हमारे पास यंग टैलेंट मौजूद है जो हमें हमारा जो वीकेंड है उसको चार चांद लगाने वाला है। चार चांद किस तरह लगते हैं? ऑब्वियसली आपको पता है, सिंगिंग करके या मौसीकी का तड़का लगकर ही जो महफिल का एक समा है वो बनता है। तो हमारे पास एहसान अशरफ मौजूद हैं जो कि बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है उनकी, और एहसान को हम लोग वेलकम कहते हैं। एहसान, वेलकम टू जागो लाहौर। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो जनाब गुफ्तगू भी हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सुनाएंगे क्या हमें एहसान? मैं नुसरत साहब का सांसों की माला सुनाता हूँ। क्या बात है जनाब, चलें फिर शुरू करते हैं। क्या बात है जनाब, व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छी है वाकई। मतलब जिस तरह आप तीनों ने मिलके जो जादू इधर बिखेरा है ना, कसम से मेरे पीछे वायर्स ना लगी होती ना तो स्टैंडिंग ओवेशन आपका बनता था। एहसान बहुत ही खूबसूरत गाया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। टैलेंट मौजूद है, सिर्फ कमी है तो हमेशा की तरह मैं आज भी कहूँगी कि अपॉर्चुनिटीज़ की, प्लेटफॉर्म्स की, जहाँ पर इन टैलेंट से भरे लोगों को प्रमोट किया जाए। खुदारा इन लोगों का साथ दें। यंग हमारी जितनी भी जनरेशन है बहुत अच्छी है, बहुत टैलेंट उनके अंदर भरा हुआ है। जितनी भी बड़ी कंपनीज है, बड़े प्लेटफॉर्म्स है, हम चाहते हैं कि इन जैसे टैलेंट को प्रमोट किया जाए, इनको लेकर आए, आगे इनको बढ़ाने की कोशिश करें। सोशल मीडिया का दौर है एहसान, सोशल मीडिया कितना प्रमोट करता है ये मुझे बताओ। सोशल मीडिया से फ़ायदा हो रहा है आपको कि नहीं? उधर अपलोडिंग करते हो अपनी जैमिंग या अपने वीडियोज़ वगैरह? एक्चुअली सोशल मीडिया इज़ अ बिजनेस। आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। अच्छा, हाँ जी, आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन बहुत से लोग जैसे सोशल मीडिया से रातों रात वो हो जाते हैं, फेमस वो हो तो फिर जाते हैं। किस्मत की बात है। एक ही क्लिक में उनकी जी वो असल में फेमस उनकी हो भी जाते एक पीछे स्ट्रगल होती है, वो कितनी देर से लगे होते हैं। अगर एक वीडियो वायरल हुई है तो उसके पीछे शायद उसकी 500 वीडियोस हों। ट्रू। तो एक ये है कि वो बस अल्लाह देख रहा है। हाँ। तो क्योंकि वो किसी की मेहनत रायगा नहीं जाने देता।
बेशक बेशक आप मेहनत करते हैं ना तो मेहनत का फल जरूर मिलता है। देर सवेर हो जाती है लेकिन उसकी वो आपकी मेहनत कभी रायगा नहीं जाती है, ये आपका फर्म बिलीव होना चाहिए। और जिस तरह एहसान आप जितनी मेहनत करो, जितना अच्छा टैलेंट आपके पास मौजूद है, अल्लाह पाक ने बड़ा अच्छा आपको गला दिया और बहुत खूबसूरत आवाज़ दी है, तो इंशाल्लाह आप कहीं ना कहीं किसी मुकाम पर पहुंचे होंगे, फिर हम आपको दोबारा से बुलाएंगे और आपको याद कराएंगे फला टाइम पे आप हमारे साथ आए थे। क्योंकि वक्त की किल्लत है, वक्त खत्म हो चुका है, तो आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आप तीनों यहाँ पर आए। जोशवा आपका भी, उबैद आपका भी और एहसान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और बेस्ट विशेस आप तीनों के लिए कि आप आगे बढ़े। लेकिन जाते जाते कोई और गाना भी सुनाए ना जो आपके दिल के बहुत नज़दीक हो।